हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इस यूनिट में भी हम करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज। इस वीडियो के अंदर होंगे 1 to 50। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में होंगे 51 to 100 क्वेश्चंस। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो रिलीज़ हो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले और आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी एक्सेस कर पाएँ और अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंक। प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंक का, बैंक क्या काम करता है। अंडरराइटिंग, इंश्योरेंस, पॉलिसीज, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग मनीज, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस। तो साफ पता चल रहा है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बैंक एक्ट एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। बैंक क्या काम करता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब कि बिचौलिए का काम करता है। टेट मोबिलाइज फंड फ्रॉम सेवर्स मतलब कि वो मोबिलाइज करता है फंड को कहां से, सेवर जो बैंक को देते हैं, जमा करवाते हैं। एंड चैनल देम एज लोन्स टू द बोरोवर, जो बोरोवर्स होते हैं, उधार लेने वाले होते हैं, उनको एज ए लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब पैसा सेवर का पैसा होता है और बोरोवर को उधार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज द एपेक्स बैंक इन इंडिया। एपेक्स बैंक का मतलब सबसे मेन बैंक, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम, फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज इन द इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक इन इंडिया। इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन है जो इंडिया के अकॉर्डिंग सही है बैंक का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है फाइनेंशियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल बैंक, सेकंड है अर्बन एंड रूरल बैंक, थर्ड है गवर्नमेंट प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक, फोर्थ ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो हाँ जी, सारे ही ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर रहेगा। The Indian banking system is classified in multiple ways by ownership. Ownership के अकॉर्डिंग क्या है कि ओनर कौन है, गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है या फॉरेन बैंक है। बाय फंक्शन, फंक्शन क्या है, उसका काम कैसा है, कमर्शियल काम है, कोऑपरेटिव काम है, डेवलपमेंट का काम है। थर्ड रहेगा एरिया ऑफ ऑपरेशन, वो कहाँ किस कैसे एरिया में ऑपरेट करता है, रूरल में, अर्बन में। तो सारे ही सारे जो क्लासिफिकेशन है ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन रेफर्स इनटू द बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या काम होता है। एक्सटर्नल ऑडिटिंग ऑफ बैंक, चैनलिंग फंड फ्रॉम सेवर टू बोरोवर, कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशन इन बैंक, रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, चैनलिंग फंड फ्रॉम सेवर्स एंड फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि सेवर का पैसा बोरोवर तक पहुंचाना, ये इंटरमीडियरी का काम करता है कौन, बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का कौन सा काम नहीं है। इशूइंग करेंसी, रेगुलेशन ऑफ बैंक, सेटिंग अप इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्टिंग एज ए बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, सेटिंग अप इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी और आरबीआई का कोई लेन देन नहीं है। द आरबीआई फोकसेज ऑन मॉनेटरी मैनेजमेंट। आरबीआई का मेन काम क्या होता है, मॉनेटरी मैनेजमेंट करता है, बैंकिंग रेगुलेशन करता है, रेदर देन फॉर्मुलेटिंग इंडस्ट्रीज पॉलिसी। मतलब कि वो ऐसी फॉर्मूले इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं बनाता है, वो बैंकिंग से रिलेटेड काम देखता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज प्राइमरली यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई क्या यूज करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डायरेक्ट फिस्कल इंटरवेंशंस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रेगुलेट liquidity and influence
इंटरेस्ट रेट मतलब जो ये आरबीआई है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा क्या करता है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है मार्केट में खरीदता है, कभी बेचता है। जब उसको लिक्विडिटी को ज्यादा करना होता है तो वो क्या करता है, खरीद लेता है सिक्योरिटीज को, और जब लिक्विडिटी को कम करना होगा तो वो क्या करेगा, बेच देगा, ताकि वो पैसा आरबीआई के पास आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सीआरआर स्टैंड्स फॉर इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? सीआरआर क्या होता है? सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सीआरआर इज द परसेंटेज ऑफ द बैंक डिपॉजिट दैट मस्ट बी मेंटेन्ड इन द लिक्विड फॉर्म इधर इन कैश और विद द आरबीआई। मतलब सीआरआर एक परसेंटेज है जो एक बैंक को अपने आरबीआई के पास रखना पड़ता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल यूज्ड बाय बैंक? इनमें से कौन सा है? एसएलआर, सीएआर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए, एनपी एनपीआर, रिटर्न ऑन एसेट आरओए। तो ऑप्शन नंबर A will be the right answer. SLR, statutory liquidity ratio. SLR mandate bank to keep a fixed portion of their deposit as liquid assets, ensuring they can meet short-term obligation. मतलब कि कुछ पैसा है लिक्विड फॉर्म में रखना है ताकि उसकी जो शॉर्ट टर्म करंट जो ऑब्लिगेशंस हो उनको वो चुका पाए या पूरा कर पाए। तो देखिए हमारे पास दो टर्म्स आ गई, एसएलआर, सीआरआर। कैश रिजर्व रेशो करता क्या है, बैंक आरबीआई के पास करता है, एसएलआर क्या करता है, वो अपने पास रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैंकिंग व्हाट डज द मल्टीप्लायर इफेक्ट रेफर्स टू? मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या होता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन है देखिए, द इंक्रीज इन मनी सप्लाई ड्यू टू बैंक लैंडिंग मोर देन द इनिशियल डिपॉजिट। यहीं से पता चल गया, यही आंसर रहेगा कि बैंक जब लैंड कर करके और उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह आता है तो मनी सप्लाई में जो चेंज होता है, मनी सप्लाई में जो बढ़ोतरी हो जाती है उसको कहते हैं मल्टीप्लायर। द मल्टीप्लायर इफेक्ट occurs when an initial deposit leads to multiple rounds of lending, thereby expanding the money supply, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट ए बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट? इनमें से किस चीज का बैंक के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता है? कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, आरबीआई सेट इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। while regulatory ratios and interest rate are crucial factor, the consumer price index does not directly impact on क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल ऑफ कमर्शियल बैंक? कौन सा काम है कमर्शियल बैंक का? फैसिलिटेटिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, प्रोवाइडिंग माइक्रो लोन्स टू द स्मॉल एंटरप्राइजेस, both A and B, none of the above. So option number C, both A and B will be the right answer. Commercial bank facilitate a variety of services including foreign exchange operation and microfinancing, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? एनबीएफसी, फुल फॉर्म याद कीजिएगा यहाँ पे, एनबीएफसी का मीनिंग क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इनमें से कौन सी नहीं है? आईसीआईसीआई तो बैंक है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एसबीआई बैंक है, आरबीआई बैंक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एनबीएफसी नाम पे ही पता चला नॉन बैंकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस वाली जो कंपनी है, सच एज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ऑफर लोन और क्रेडिट सर्विस बट डू नॉट होल्ड ए फुल बैंकिंग लाइसेंस टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। लोन्स वगैरह तो प्रोवाइड कर देती है मगर डिपॉजिट नहीं ले पाती, इसलिए हम एलआईसी को, हाउसिंग फाइनेंस को क्या करते हैं, उसको हम क्या बैंक के हिसाब से नहीं काउंट कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। Next question, which regulatory body is primarily responsible for supervising NBFCs in India? NBFC का सुपरविजन कौन करता है, इसने पूछा है। आरबीआई, सेबी, आरडीएआई, पीएफआरडीए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। द आरबीआई रेगुलेट NBFCs to ensure financial stability, adherence to prudential norms in the country. आरबीआई ही रेगुलेट करती है इन चीज़ों को, एनबीएफसी को भी, जिससे कि वो कंट्री के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करे, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेसल नॉर्म्स? बेसल नॉर्म्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या है?
टू इंक्रीज ग्लोबल बैंकिंग कंपटीशन बढ़ाने के लिए, टू एंश्योर बैंक मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल फॉर एब्जॉर्बिंग लॉसेस हो सकता है, डेवलप इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, subsidize banking operations. तो ऑप्शन नंबर ए बी will be the right answer. Basel norms are designed to strengthen bank by ensuring they have sufficient capital टू विदस्टैंड लॉसेस। मतलब बेसिल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल रहे जिससे वो अपने आने वाले लॉसेस को मतलब कि पूरा कर पाए, जो भी उनके ऑब्लिगेशन है उनको पूरा कर पाए। विच बेस्ट डिस्क्राइब अ टाइम डिपॉजिट इन बैंकिंग। टाइम डिपॉजिट का होता है एक फिक्स टाइम के लिए जो होता है, जैसे कि एफडी, वो टाइम डिपॉजिट के अंदर आता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। डिपॉजिट केप्ट फॉर इनडेफिनेट पीरियड, a deposit withdrawn on demand, a deposit kept for a fixed period with a predetermined interest rate. Yes, this will be the right answer. Option number C. Time deposit or fixed deposit, ये synonym है। Require funds to be deposit for a fixed term with a fixed rate of return, मतलब interest rate भी fix होना चाहिए, time period भी fix होना चाहिए, उसको कहते हैं time deposit। What is the significance of the priority sector lending? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है? नाम से पता चला प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड किया जाता है, पैसा उधार देना तो प्रायोरिटी के हिसाब से दिया जाएगा, कब किसको उधार देना वो देख करके। इट प्रोवाइड लोन सोलली ऑन टू हाई इनकम ग्रुप्स, it ensures lending to the sectors that are vital for economic development, it is restrict loans to the enterprise sector, it solely focus on export finance। so option number B will be the right answer। the policy mandates that bank allocate a certain share of their lending to sector like agriculture, small industry that are important for balanced economic growth। इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करके चलने के लिए हम कौन सी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो होती है वो पॉलिसी ध्यान देती है कि जो सभी सेक्टर को इक्वली चांस मिले ग्रो करने का। जो हमारे लिए प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे हमारी कंट्री के लिए कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर है, जो हमारा एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर में डिस्करेज बैंक फ्रॉम एक्सटेंडिंग सर्विसेज टू लो इनकम कस्टमर। लो इनकम कस्टमर के लिए क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से बैंक डिस्करेज होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड फॉर रूरल बैंकिंग सब्सिडीज है तो डिस्करेज नहीं एंकरेज होना चाहिए। हाई कॉस्ट ऑफ सर्विंग लो इनकम सेगमेंट, ये हो सकता है। टैक्स बेनिफिट ऑन रूरल लैंडिंग, टैक्स बेनिफिट होता तो इंकरेज होना था। मॉडर्न डिजिटल ट्रांजेक्शन फैसिलिटी, अब ये तो एलिमिनेशन से होता है, 3 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव, नेगेटिव चीज से ही डिस्करेज होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद सर्विंग लो इनकम कस्टमर कैन बी अ सिग्निफिकेंट डिसइंसेंटिव फॉर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिजिटल बैंकिंग व्हाट डज IMPS स्टैंड फॉर। IMPS की फुल फॉर्म पूछी है। IMPS की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यहाँ ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। IMPS फैसिलिटेट इंस्टेंट इंटर बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मेकिंग इट अ की सर्विस इन डिजिटल बैंकिंग। IMPS से क्या रियल टाइम मनी ट्रांसफर हो जाता है, मतलब कि 2 अलग अलग बैंकों के बीच में मनी ट्रांसफर करना है तो IMPS का यूज कर सकते हैं। वट इज द अफेक्ट ऑफ हाई कैश रिजर्व रेशियो। CRR जब बढ़ जाता है, हाई होता है, तो बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी के अंदर क्या होगा, CRR जो कैश रिजर्व रेशियो है अगर ज्यादा है तो कंपनी को अपना पैसा ज्यादा मात्रा में RBI के पास रखना पड़ेगा। इससे क्या होता है, उसके पास कम पैसा रहेगा लैंड करने के लिए, तो लैंडिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी विल बी द राइट आंसर, डिक्रीज लैंडिंग कैपेसिटी। हाइयर CRR मीन्स दैट अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी हैड एज रिजर्व्स लीविंग फ्यूअर फंड अवेलेबल फॉर लैंडिंग। यही बात हमने की कि कम फंड बचेगा तो कम लैंड किया जाएगा। विच बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन विदाउट फिजिकल कैश एक्सचेंज। कैश का फिजिकल एक्सचेंज हुए बिना कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, चेक क्लियरिंग, चेक देकर के पैसा लेना, फिजिकल एक्सचेंज। NEFT RTGS इसमें नहीं होगा कैश। डिमांड ड्राफ्ट में भी होगा, बैंक ड्राफ्ट में भी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। NEFT यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म आ गई है 2, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। NEFT का मीनिंग है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। सेकंड है RTGS, सेकंड है RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है। अलाउज फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर विदाउट नीडिंग फिजिकल करेंसी।
बिना फिजिकल करेंसी के आरटीजीएस और एनईएफटी जो होती है पैसा ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन मनी मार्केट? मनी मार्केट में कौन सी इंस्ट्रूमेंट है ये यूज किए जाते हैं? इक्विटी शेयर्स, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। तो मनी मार्केट के अंदर इक्विटी शेयर्स, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड म्यूचुअल फंड। तो मनी मार्केट में कौन सा होगा? बाकी तो शेयर मार्केट का है। यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स जो है, ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट टू मीट टेम्पररी लिक्विडिटी नीड्स इन द मनी मार्केट। ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो इन बैंकिंग इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट टू द टोटल एसेट्स, लिक्विड एसेट्स टू करंट लाइबिलिटी, नेट प्रॉफिट टू टोटल डिपॉजिट, लोन एसेट टू डिपॉजिट लाइबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी will be the right answer. The ratio measures the bank ability to meet its short-term liability using its liquid assets. How do commercial bank help implement the central bank's monetary policy? सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लाई करने के लिए कमर्शियल बैंक कैसे हेल्प कर सकते हैं कि वो उनके जो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज करते रहे? बाय डायरेक्टली सेटिंग इंटरेस्ट रेट, अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट कर देना। थ्रू चेंज इन देयर लैंडिंग एंड डिपॉजिट ऑपरेशन, मतलब वो अपने लैंडिंग और जो डिपॉजिट के ऑपरेशंस हैं उनके अंदर चेंज उसके हिसाब से करें। बाय इशूइंग मॉनेटरी रेगुलेशन, बाय एडजस्टिंग ब्रांच नेटवर्क। बैंक ट्रांसमिट मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट बाय मॉडिफाइंग क्रेडिट फ्लोज एंड इंटरेस्ट रेट इन देयर लैंडिंग एंड डिपॉजिट एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद बैंकिंग ऑपरेशन? इनमें से कौन सा रिस्क है जो बैंकिंग ऑपरेशन के साथ लिंक नहीं रहता है? क्रेडिट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज, मार्केट रिस्क, रियल एस्टेट डेवलपमेंट रिस्क। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, रियल एस्टेट डेवलपमेंट रिस्क। बैंक फेस क्रेडिट मार्केट फॉरेक्स रिस्क, real estate development risk is usually not intrinsic to general banking operations. इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी व्हाट डज एनपीए स्टैंड फॉर? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यहाँ ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एनपीएज आर लोन्स और एडवांस वेयर द ब्रोअर has failed to make the requisite payment for an extended period indicated potential losses for the bank। कि लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह पे करना होता है वो जो बोरोवर है वो नहीं दे पा रहा है उसको हम कहेंगे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। Which function of the RBI involves managing the country's foreign exchange reserve? कौन सी जो फंक्शन है आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है? ऑपरेटिंग एज ए बिजनेस बैंक फॉर द पब्लिक, नेक्स्ट है एक्टिंग एज कस्टोडियन ऑफ द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इशूइंग इंश्योरेंस पॉलिसी, डायरेक्टली मैनेजिंग कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड एक ही वर्ड है, ऑप्शन नंबर बी, एक्टिंग एज ए कस्टोडियन ऑफ द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। The RBI holds and manages India's foreign exchange reserve, which is crucial for maintaining exchange rate stability. Next question. विच एक्ट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स इन इंडिया? जो बैंक के फंक्शनिंग को कौन गवर्न करता है, कौन सा एक्ट? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑफ ईयर याद कीजिएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंक इन इंडिया। द CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फुल फॉर्म देख लीजिएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? अ बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड लॉसेस एंड मीट ऑब्लिगेशंस, नंबर ऑफ डिपॉजिट हेल्ड, ग्रोथ रेट इन कस्टमर बेस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द CAR measures the availability of capital related to its risk weighted assets and is a key indicator of financial stability। मतलब कि उसकी कैपिटल कितनी एडिक्वेट है उसके ऑब्लिगेशंस को, उनके लॉस को पूरा करने के लिए उसको CAR शो करता है। व्हाट डज द टर्म रेपो रेट रेफर्स टू इन बैंकिंग? रेपो रेट क्या होता है और इसका अपोजिट होता है कि रिवर्स रेपो। तो रेपो रेट होता है कि
किस रेट के ऊपर, किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर आरबीआई है कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देगी। और रिवर्स क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को देता है तो कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। द रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई lends शॉर्ट टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक, सर्विस एज एन इम्पोर्टेंट मॉनेटरी कंट्रोल टूल। What is the purpose of banking reconciliation? रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में हमने यूनिट नंबर सेकंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में भी पढ़ा था। रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, हमारे जो फिजिकल रिकॉर्ड को बैंक की स्टेटमेंट के साथ मैच करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, मैचिंग एंड वेरीफाइंग अ बैंक्स रिकॉर्ड विद द डिपॉजिटर बुक कीपिंग। विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट Which financial instrument allow bank to earn interest while maintaining high liquidity? High liquidity भी मेंटेन करनी है और इंटरेस्ट रेट भी कमाना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? जीरो कूपन बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, लॉन्ग टर्म डिबेंचर, लिक्विडिटी इक्विटी शेयर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ट्रेजरी बिल आर आइडियल फॉर बैंक बिकॉज दे कंबाइन लो रिस्क विद हाई मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary purpose of a banker's acceptance? बैंकर के acceptance का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ठीक है, तो टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, facilitate short term international trade financing, finance domestic consumer purchase, provide working capital for bank. Option number B will be the right answer. Bankers acceptance are used to guarantee payment in international trade, thereby easing short term credit requirement. कि एक बैंक गारंटी ले लेता है। Which statement best describe a saving account? सेविंग अकाउंट के अंदर किस एक करेक्टरिस्टिक्स पूछी है इसने। इट इज ए प्राइमरली यूज फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए तो करंट अकाउंट यूज होता है, तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट पूछा है। इट्स फंक्शन एज लॉन्ग एज अ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विद नो विड्रॉल फैसिलिटी, कि विड्रॉल नहीं हो पाता है, सेविंग में तो होता है। इट अर्न्स इंटरेस्ट एंड हैज सम लिमिटेशंस ऑन विड्रॉल। हाँ जी, ये हो सकता है, इंटरेस्ट भी मिलता है और विड्रॉल्स के ऊपर लिमिटेशंस भी है कि हम एक दिन में कितना पैसा निकाल पाते हैं, ऐसी लिमिटेशंस होती है। इट ऑफर्स नो इंटरेस्ट बट अनलिमिटेड एक्सेस। नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सेविंग अकाउंट आर डिजाइन्ड फॉर इंडिविजुअल ऑफरिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद सम रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल फ्रीक्वेंसी। Which instrument is predominantly used for short-term बोरोइंग इन द मनी मार्केट बाय बैंक? बाय बैंक, बैंक से जो क्या है यूज किया जाता है ज्यादातर शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए। कमर्शियल पेपर, बॉन्ड, इक्विटी शेयर, फिक्स डिपॉजिट। तो रहेगा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट यूज्ड बाय बैंक एंड लार्ज कॉरपोरेशन टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल नीड। कमर्शियल पेपर, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड डिपॉजिट इंश्योरेंस इन इंडिया? डिपॉजिट इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीज कॉरपोरेशन, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, DICGC फुल फॉर्म याद कीजिएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। The DICGC ensure deposit in bank, thereby protecting depositor interest, promoting financial stability. Next question is, what does a non-performing asset imply for a bank? Non-performing asset इम्प्लाई फॉर ए बैंक। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है? एन एसेट जनरेटिंग हाई रिटर्न्स, वो तो परफॉर्म कर रही है। एन एसेट ऑन विच शेड्यूल पेमेंट आर ओवर ड्यू, ये हो सकते हैं। एन एसेट विद हाई लिक्विडिटी, एन एसेट यूज फॉर CSR एक्टिविटीज। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंडिकेट दैट द बोरोवर आर नॉट repaying their loans as scheduled, which can affect the bank's profitability and assets quality. Which institution is an example of a development bank of India? डेवलपमेंट बैंक का एग्जाम्पल पूछा, कौन सा इंस्टीट्यूट होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है SBI, ICICI, HDFC, नाबार्ड। तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा नाबार्ड, वो ठीक रहेगा हमारे लिए। NABARD, नाबार्ड, नेशनल बैंक एंड इस नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन हेल्प करता है हमें?
NABARD, ठीक है। NABARD focuses on rural development and agriculture financing, categorizing it as a development bank, इसको डेवलपमेंटल बैंक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉलिसी रेट सेट बाय द आरबीआई मोस्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या जो पॉलिसी रेट होती है वो किस चीज के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। तो यहाँ पे रहता है कि जितना इंटरेस्ट रेट वो ले रही है दे रही है उसके हिसाब से बैंक का इंटरेस्ट रेट चेंज या अप ज़्यादा या कम होता रहता है। तो द बिजनेस साइकिल फीस, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर लेवल, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, foreign direct investment alone. So option number C will be the right answer. Change in the RBI policy rate quickly transmit to the interest charged on loans, affecting the cost of borrowing. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विश कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के बीच में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। कोऑपरेटिव बैंक आर ओन्ड बाय एंड गवर्न बाय द मेंबर्स, हाँ जी, यह कोऑपरेटिव बैंक है, गवर्न और ओन कौन करता है, उसके मेंबर्स जो होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट ओनली इन रूरल एरिया, अर्बन एरिया ओनली, आगे कट कर दो। कोऑपरेटिव बैंक्स आर प्रॉफिट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन रन बाय नॉन मेंबर प्रोफेशनल। Cooperative bank exclusively deals with international trade. So option number A will be the right answer. Cooperative bank operate on a mutual basis where the member are also the owner, which contrast with the investor driven structure of commercial bank. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंज फेस्ड बाय मॉडर्न बैंक, मॉडर्न बैंक के द्वारा फेस किया जाने वाला की चैलेंज क्या है। इंक्रीज रिलायंस ऑन फिजिकल ब्रांचेस, cyber security threat in digital operations, lack of regulatory oversight, exclusively cash based transaction। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि आज के टाइम पे फिजिकल ब्रांचेस ज्यादा नहीं है, रेगुलेटरी ओवरसाइट लैक तो करते ही नहीं है हम, कैश बेस्ड ऑपरेशन भी कम होता जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। विद इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन बैंक एनकाउंटर हाइटेंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क दैट रिक्वायर रोबस्ट मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग, बैंकिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट कौन सी प्रैक्टिस है, ठीक है। एलिमिनेटिंग ऑल टाइप ऑफ रिस्क, आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क, इग्नोरिंग माइनर रिस्क और आउटसोर्सिंग ऑल रिस्क फंक्शन टू थर्ड पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कि आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, मिटिगेट करते हैं, कम करते हैं उसको। Effective risk management involves continuously identifying and addressing potential risk to safeguard the bank's assets and reputation. Next question, which financial instrument is issued by the government to finance short term needs, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा। ट्रेजरी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट डिबेंचर, कमर्शियल पेपर, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल आर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज टू मैनेज नेशनल लिक्विडिटी एंड फाइनेंस टेम्पररी डेफिसिट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंडिंग व्हाट डज ड्यू डिलीजेंस, डिलीजेंस क्या होता है, ड्यू डिलीजेंस मीनिंग पूछा है। एक्सपीडिएटेड एक्सपीडिएट expedited sorry expedited loan processing, a thorough evaluation of borrowers financial standing and credit worthiness, a routine administrative task, automated loan approval process। diligence का मीनिंग होता है ध्यान दे करके देखना, पूरा ध्यान दे करके देखना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ड्यू डिलीजेंस इज द डिटेल्ड अप्रेजल ऑफ ए बोरोवर फाइनेंशियल हिस्ट्री एंड करंट पोजीशन टू डिटरमाइन लोन एलिजिबिलिटी एंड रिस्क। वट इज द मेन पर्पज ऑफ द बैंक एनुअल रिपोर्ट, बैंक की एनुअल रिपोर्ट का, एनुअल रिपोर्ट से उस बैंक के बारे में पता चल जाता है हमें सारा कुछ। टू अनाउंस न्यू प्रोडक्ट, प्रोवाइड ए ट्रांसपेरेंट ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशन। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कि फाइनेंशियल जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो ट्रांसपेरेंट ओवरव्यू दे देती है उसकी बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का और ऑपरेशंस का। Next question, which of the following item is typically classified as an assets on a bank balance sheet, assets के हिसाब से कौन सा चीज है शो करेगा।
कस्टमर डिपॉजिट, लोन डिस्पर्स टू द कस्टमर, इंटरेस्ट पेबल ऑन द डिपॉजिट, डिविडेंड ऑब्लिगेशन। बाकी सारे के सारे क्या है यहाँ पे लाइबिलिटी, यहाँ पे एसेट्स पूछा तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जो लोन हमने कस्टमर को दिया है वो वापस आएगा, तो इसलिए हमारे पास एसेट्स है। What does the commercialization of banking refers to? Commercialization का मीनिंग क्या होता है? ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट ओन टू प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रैक्टिस। हाँ जी, स्टेट ओन से शुरू होकर के हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं, अब प्रॉफिट ओरिएंट हो रहे हैं, तो वो कमर्शियलाइजेशन हो जाता है। कमर्शियलाइजेशन डिस्क्राइब द शिफ्ट वेयर बैंक अडोप्ट बिजनेस लाइक प्रैक्टिसेस एम टू प्रॉफिटेबिलिटी व्हाइल ऑपरेटिंग अंडर रेगुलेटरी ओवरसाइट। ठीक है। विच सिस्टम हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड रियल टाइम बैंकिंग सिस्टम? जो रियल टाइम ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा सिस्टम यूज किया जा रहा है? चेक क्लियरिंग टाइम बहुत लगता है, ईटीएफ, ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, बिल डिस्काउंटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। रियल टाइम से रियल टाइम मैच कर दीजिए, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। आरटीजीएस इनेबल्स इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, देयर बाय इनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ हाई वैल्यू ट्रांसफर्स। Which transaction is prohibited under Islamic बैंकिंग प्रिंसिपल? इस्लामिक बैंकिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है? इंटरेस्ट का लेन देन गलत माना जाता है, तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन, रिबा। The Islamic banking principle forbids interest riba due to the ethical and religious reason, promoting profit and loss sharing instead। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का मेन पर्पस क्या होता है? ऑप्शन, प्रोवाइडिंग लार्ज लोन, लार्ज है तो माइक्रो का से होगा, कट कर दो। ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम एंड ओवर बैंक अंडर बैंक्ड इंडिविजुअल्स, ये हो सकता है। एक्सक्लूसिवली इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, इसका कोई अजीब सा ही नहीं मीनिंग बन रहा। प्राइमरी ऑपरेटिंग इन अर्बन सेंटर्स में, तो कट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि लो इनकम और अंडर बैंक इंडिविजुअल को ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करना ही इसका काम है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आर डिजाइन टू सर्व फाइनेंशियली अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन बाय ऑफरिंग स्मॉल लोन्स रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज, छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड फॉर बैंक? लॉन्ग टर्म फंड, ज्यादा टाइम के लिए, तो यहाँ ऑप्शन है डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, इंटर बैंक बोरोइंग, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। फिक्स डिपॉजिट आर हेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, प्रोवाइडिंग बैंक विद स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग। हमने टाइम फिक्स कर दिया कि इतने टाइम के लिए मैंने डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक के लिए वो श्योरिटी हो जाती है, इतने टाइम के लिए वो पैसा मेरे पास ही है, तो इसलिए वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड कहलाएगा बैंक के लिए, मतलब। तो यहाँ होते हैं हमारे क्वेश्चन 50 पूरे। कल की वीडियो में हम देखेंगे 51 to 100 क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर कोई टॉपिक डिटेल में चाहिए तो उस टॉपिक का नाम भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।